स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, उसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्लासिफाई किया है, तो वन बाय वन उसका मॉड्यूल हम चेक करेंगे। उसी के बाद इसमें जो प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं, प्रोग्रामेबल है तो किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है उसका सिंटेक्स देखेंगे हम जनरल सा, और डिफरेंट लॉजिक्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से वो लॉजिक एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका सिंटेक्स क्या है। तो इस मॉड्यूल में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पीएलसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएलसी नाम से ही पता चल रहा है, पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दैट मीन्स इट इज़ अ कंट्रोलर जो क्या कर रहा है, कंट्रोल किसकी मदद से कर रहा है, एक प्रोग्राम से। ठीक है, एक प्रोग्राम हम इसमें एक इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लॉजिक्स। ठीक है, लॉजिक से आपका मतलब हो गया डिफरेंट गेट्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने पढ़े ही होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स लाइक एंड, और, नॉर, नैंड, एक्सॉर, नॉट, एट्सिट्रा। जितने इतने टाइप्स के गेट्स हैं, तो ये गेट्स, ये इनका लॉजिक्स हमने देखा होगा कि इन गेट्स में आपने जब पढ़ा होगा तो इनपुट्स और आउटपुट, किस तरह से इनपुट डिफ़र करता है या सेम होता है, और उसकी वजह से किस तरह से आपका आउटपुट ऑन होता है या ऑफ होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, जिस जो भी जैसे भी आप उसको ले लेते हो। तो वो लॉजिक्स, उन्हीं लॉजिक की मदद से हम एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। आपके इस पीएलसी में प्रोग्राम बनाते हैं पहले, तो उस प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं, और वो प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है वो हम आगे देखेंगे। और उस प्रोग्रामिंग में जब बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं बिफोर गोइंग टू द प्रोग्राम। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, वो पढ़ेंगे उनको। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा लेंगे कि ये पीएलसी होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन पे आ जाऊं तो मैं कह सकता हूँ पीएलसी इज़ आ डिजिटल ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक apparatus। अब कैसे ये काम करता है, विच यूजेस अ प्रोग्रामेबल मेमोरी फॉर इंटरनल स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक फंक्शन such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic to control through analog or digital input-output module various types of machines or process। ठीक है, क्या कहता है कि ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक apparatus है, एक कंट्रोलर है। ये कंट्रोल किस तरह से करता है, देखिए एक सिस्टम होता है। सिस्टम मींस बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, कुछ इस तरह से लगाए गए हैं, वो एक सिक्वेंशियल वाइज लगाए गए हैं, ताकि जब भी हम उनको कुछ इनपुट दें तो उससे हम कोई डिज़ायर्ड आउटपुट पा सकें। तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए मुझे उसको सिस्टम को कंट्रोल मैनर में चलाना पड़ता था। देखिए, जैसे हम पहले यूज़ करते थे एक सिस्टम में, अगर मैंने उसको कंट्रोल मैनर में चलाना हो तो पहले हम कंट्रोलर यूज़ करते थे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ एक रिले, अगर एक सिस्टम की वायरिंग कर रहे हैं, उसको कंट्रोल मैनर में चलाना है, कितने टाइमिंग के लिए चलाना है, अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम वो यूज़ करते थे। मतलब एक कंट्रोलर हम यूज़ करते थे जनरली इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट सिस्टम एंड दैट सिस्टम विल गिव अस अ डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो उसी वजह से एक कंट्रोलर अब आ गया जिसको हम मॉडर्न डे कंट्रोलर कहते हैं, वो है आपका पीएलसी। अब ये कंट्रोल किस तरह से करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब हम इसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं पहले तो प्रोग्राम बनाया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट लॉजिक्स, और उसके बाद बाय मीन्स ऑफ सम प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। फिर ये पीएलसी हम एक उस सिस्टम पे लगा देते हैं जिसको हमने कंट्रोल मैनर में चलाना हो। तो ठीक है, जो मतलब इसके अंदर जो आपको पीएलसी में है, एक स्टोरेज एलिमेंट होगा, स्टोरेज डिवाइसेस होंगे आपकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हम आगे देखेंगे वो प्रेजेंट है, जिसमें हम आपका ये प्रोग्राम स्टोर करते हैं। ठीक है, जब वो प्रोग्राम उसमें स्टोर होगा और फिर वो प्रोग्राम आपका क्या कराएगा, सीक्वेंसिंग वाइज वो प्रोग्राम वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाएगा। वो इंस्ट्रक्शंस आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, आपकी काउंटिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपकी टाइमिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।
तो ये सारी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाता है इन ऑर्डर टू गिव अस आर डिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसी तरह से वो आपके जो सिग्नल्स है, आपके जो इनपुट आ रहा है, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, किस तरह से उसको आउटपुट मॉड्यूल्स में हमें प्रोसेस करा के अब हमें जो आउटपुट है वहाँ से हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिलता है। इन जनरल एक प्रोग्राम की वजह से हम एक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है जिससे हम उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसका नाम है PLC, दैट इज़ प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम देखूं, या इसकी पहले तो सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री के बारे में देखूं, तो ये कैसे आया वजूद में, किस तरह से आया। तो कहते हैं इन 1968 अ प्रोग्राम ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम जनरल मोटर्स डिवेल्प्ड द कंसेप्ट ऑफ PLC विद एन इनिशियल स्पेसिफिकेशंस। 1968 में इसका एक इवॉल्यूशन हुआ। किन्होंने कराया? जनरल मोटर्स ने थोड़ा सा इसके बारे में एक कंसेप्चुअल सा आइडिया पूरी दुनिया को दे दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इन 1980s में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी, जैसे एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी, ठीक है। ये सारे इनको क्या बोलते हैं, इसका जो इंटेल प्रोसेस था, इंटेल प्रोसेसर तब तक इवॉल्वेट हो चुका था, तो इसको कोलैबोरेट करके इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाके एक मॉडर्न डे कंट्रोलर सा बनाया उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि 1980s में इसका एक इवॉल्यूशन आ गया, आपके पास एक जनरल PLC मॉडल आ गया था। और फिर 90s में ये थोड़ा सा मार्केट्स में अवेलेबल हो गया। इन लेट 90s या इन इनिशियल्स ऑफ 2000 ये काफ़ी पॉपुलर हो गए, ये कंट्रोलर काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो इस तरह से इसका एक इवॉल्वेशन हुआ कि 1968 में ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ था, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गई थी। फिर 80s में कई सारी कंपनीज़ में इन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, और फिर लेट 90s में ये पॉपुलर होता गया। और फिर आजकल तो ये हर जगह जहाँ भी आपके कंट्रोलर्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपके PLC ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कई सारे फ़ायदे हैं इसके, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर अदर कंट्रोलर्स। तो कहता है द PLC मस्ट बी, अब अगर एक PLC आप ले रहे हो तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो उसमें वो खरा उतरना चाहिए। तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि इजी टू प्रोग्राम हो, ठीक है। नो नीड not needed rewiring the control system if change the program, smaller in size, cheaper and high reliability, simple construction and low maintenance, cost competitive। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है वाइल परचेजिंग सम PLC। एक कंट्रोलर लेने के लिए अगर आप के कंट्रोलर सेलेक्ट करने जा रहे हो या उसको परचेज करने जा रहे हो, तो आपके पास कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और उन स्पेसिफिकेशन पे वो खरा उतरना चाहिए, ताकि आप उसको अपने डिज़ायर्ड क्या बोलते हैं बजट में उसको आप ख़रीद सकें विद बेस्ट स्पेसिफिकेशंस में। तो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि इजी प्रोग्रामेबल हो, उसमें जब भी हम प्रोग्राम डालें तो इंटरफेस ईजिली से हो जाए बिटवीन दैट प्रोग्रामिंग डिवाइसेस एंड PLC, तो ईजिली से वो इंटरफेस हो जाए, रिवायरिंग का कोई सिस्टम ना हो। देखो इसमें सबसे पहला फ़ायदा ही यही था। अभी मैं यहाँ पे एक एडवांटेज आपको बता दूं कि अगर हम डिफरेंट कंट्रोलर यूज़ करते थे, तो उसमें क्या करना था, अगर एक सिस्टम के लिए मैं कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो वायरिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। अगर वही कंट्रोलर फिर मैं दूसरी जगह कहीं लगाना चाहूँ, तो मुझे वो फिर पूरा वो जो उसकी वायरिंग है वो उखाड़ के नई रिवायरिंग सिस्टम लगाना पड़ता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कंट्रोलर आप कहीं दूसरी जगह यूज़ करना है, तो सिंपली क्या करना है, मुझे प्रोग्राम ही तो डिलीट करना है, और आपको जो नया सिस्टम जहाँ पे वो इंस्टॉल करने जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, और वो वहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट था। और इसका साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है, चीप होता है, और हाई रिलायबल होना चाहिए कि आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ फॉल्ट ये खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम डिटेक्ट भी करेगा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करवाएगा, और तब तक इंस्टॉल नहीं होगा जब तक आपका वो फॉल्ट क्लियर ना हो जाए। तो इतना वो आप उस पर रिलायबल
होना चाहिए एक सिस्टम कि हाँ, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपका जो प्रोग्राम है उस टाइम पे वो पूरा सीक्वेंस वाइज काम करे, और तब तक सिस्टम को ऑन ना करे जब तक आपका वो फॉल्ट रिमूव ना हो गया हो, ठीक है। और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो वो कंपेटेबल होना चाहिए, आपके उस बजट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं इसकी प्रोग्राम में ब्लॉक डायग्राम, पीएलसी की अगर एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखी जाए तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हमने इसको कुछ मॉड्यूल्स में क्लासिफाई किया गया है का। तो फर्स्ट मॉड्यूल अगर मैं देखूं तो वो है आपका इनपुट मॉड्यूल। सेकंड अगर मैं देखूं इसकी देखो, पहले तो मैं मॉड्यूल्स गिनाता हूं कि कितने मॉड्यूल्स में मैंने इसको क्लासिफाई किया है। तो वो है आपका इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, प्रोसेसर एंड पावर सप्लाई, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल जहाँ से आप कोई इनपुट सिग्नल्स दे देते हो, दैट आपके इनपुट सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके सेंसर्स का सिग्नल हो सकता है, आपका डायरेक्ट इनपुट कोई वोल्टेज वगैरह का हो सकता है, या कोई डायरेक्ट सप्लाई का हो सकता है, किसी टाइप का भी आप इसको इनपुट दे रहे हो। तो वो प्रोसेसर आपका कंप्राइज किया गया है, रफली सा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आगे मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से वो नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ठीक है, प्रोसेसर में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, और इसको हमने क्लासिफाई किया है दो मॉड्यूल्स में, जिसमें आपका एक तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और दूसरा आपका होता है मेमोरी सेगमेंट। मेमोरी में आपके आते हैं रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। देखो ये बाई डायरेक्शनल है, यूनी नहीं है। ये सारे ऊपर आप देख रहे हो यूनी डायरेक्शनल, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइसेस जो है आपका ये बाई डायरेक्शनल है विद योर प्रोसेसर। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से देता भी है और वहाँ से लेता भी है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट जिससे आप प्रोग्राम लिख के इसको इंटरफेस करवा सकते हो, वो सारे डिवाइसेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल हो गया आपका, जहाँ से आप ये प्रोसेस्ड होके, मींस वो साइकिल कंप्लीट होके आपको आउटपुट दे रहा है। आउटपुट आपको किसी भी मीन में आ सकता है, आपके क्या कहते हैं, जैसे आउटपुट में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, या आपने आप पे कोई आप पे सिग्नल रखा है, एक्चुएटर रखा है, अलार्म रखा है, तो वो उस टाइम बज हो जाए, वो उस टाइम बजना स्टार्ट करे, दैट मीन्स आपका आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो पावर सप्लाई, आप इस सारे मॉड्यूल को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई तो मस्ट है। तो एक मॉड्यूल हम यहाँ पे ये भी है कि ये पावर सप्लाई जो आप इन सबके आपके इस प्रोसेसर को जो पावर दे रहा है, तो वो भी एक इसमें मॉड्यूल आ रहा है कि हम इसमें कितनी कितनी पावर रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ पीएलसी इन ऑन स्टेट, ठीक है। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू। अगर मैं पीएलसी के साइज़ की बात करूं तो इट कन्वर्ट्स, एक तो स्मॉल है, अगर स्मॉल साइज में करूँ तो इट कन्वर्ट्स यूनिट विद अप टू 128 आईओज, मीन इंटर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स एंड मेमोरीज अप टू 2 केबीज, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिंपल टू एडवांस लेवल आर मशीन कंट्रोल, ठीक है। मीडियम में क्या है, मीडियम अगर आपका जा सकता है तो इसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कितने आ जाते हैं, 2048, और मेमोरीज कहाँ तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 32 केबी तक, ठीक है। और लार्ज में अगर आप जाओगे तो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड यूनिट ऑफ द पीएलसी फैमिली, दे हैव यूज्ड अप टू 8192 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स एंड मेमोरीज अप टू 750 KBs, कैन कंट्रोल इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोसेस और एंटायर प्लांट। देखो पीएलसी डिफरेंट साइज विद डिफरेंट साइज विद डिफरेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, अवेलेबल होता है। तो ये उसी की डिटेल है कि अगर आप स्मॉल में ले रहे हो तो आपको इनपुट आउटपुट कितने पोर्ट्स मिलेंगे उसमें, और वो कितनी मेमोरी उसमें होगी, कितनी मेमोरी होगी। देखो जितनी कम मेमोरी होगी उतना ही कम प्रोग्राम आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल की ज़रूरत है, अगर आपका सिस्टम, अगर कंट्रोलर कोई, अगर एक सिस्टम छोटा सा है, तो आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे पीएलसी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी की साइज़ के हिसाब से, अगर स्मॉल लगाना है तो स्मॉल की कुछ इतनी कन्फिगरेशन होती है, मीडियम पे जाना है तो उसमें कितनी मेमोरी होगी, कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, और लार्ज पे जा रहे हो तो उसमें इतनी क्या कन्फिगरेशन मिलेगी, ठीक है।
मेजर कंपोनेंट्स अगर मैंने अभी पीछे डिस्कस किए, अगर उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो पहले ही पावर सप्लाई प्रोवाइड्स द वोल्टेज नीडेड टू रन द प्राइमरी पीएलसी कंपोनेंट। इसकी जब तक आप पावर सप्लाई नहीं दोगे तब तक आप इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है आपके प्रोसेसर जो है उसको आप रन नहीं करा सकते। तो पावर सप्लाई मस्ट है। आप 5 वोल्ट तक इसको पावर दे सकते हो इन ऑर्डर टू मेक इट इन ऑन स्टेट, इन कंडक्शन स्टेट, इन रनिंग स्टेट। ठीक है। इनपुट मॉड्यूल्स में आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में आता है आपका प्रोवाइड सिग्नल कन्वर्जन एंड आइसोलेशन बिटवीन द इंटरनल लॉजिक लेवल सिग्नल्स इनसाइड द पीएलसी एंड द फील्ड हाई लेवल सिग्नल। इनपुट सिग्नल्स आपके कौन कौन से जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जब प्रोसेस होके आउटपुट में मुझे किस तरह से सिग्नल्स मिल रहे हैं वो आपके आउटपुट देखो। आउटपुट में आप बल्ब्स लगा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के बल्ब लगा सकते हो, रेड हो गया, ब्लू हो गया है एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। अगर आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया तो रेड सिग्नल आएगा, रेड बल्ब जलेगा। अगर आपका डिजायर्ड आ रहा है तो ब्लू वाला जलेगा। मीन्स इस तरह के आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो आउटपुट पे ताकि आपको पता चले कि आपका आउटपुट जो आ रहा है वो सही आ रहा है, वो आपके विल के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं। प्रोसेसर provides entire PLC systems intelligence to command and govern the activations of the entire PLC system। देखो प्रोसेसर ही है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस, जितने भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो एक प्रोग्राम में है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो फॉलो कर रहे हैं, वो कन्वर्जन जो हो रही है उन सब का जो भी वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर में ही हो रहा है। हम कह सकते हैं आपका प्रोसेसर जो है वो हार्ट ऑफ द पीएलसी है। ठीक है। इसी में सारा कुछ होके आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोसेसर इज वी कैन से हार्ट ऑफ अ पीएलसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ पीएलसी। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिससे आप प्रोग्राम इंटरफेस कराते हो विद द प्रोसेसर। यहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ दे देते हो और वहाँ से अगर कोई एरर आ रहा है तो वो वापस लेके आप प्रोग्रामिंग डिवाइसेस पे लेके वहाँ से कुछ एडिट करके फिर इसको वापस दे रहे हो। दैट्स वाई ये बाई डायरेक्शनल है। अगर आप देखोगे तो बाकी सारे यूनि डायरेक्शनल, मीन्स इनपुट सिग्नल्स दे रहा है फिर वहाँ से आप कुछ ले नहीं सकते हो। पर प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल डिवाइसेस इनके बीच में बाई डायरेक्शनल पाथ बनता है जिससे आप यहाँ का इंफॉर्मेशन वहाँ दे सकते हो और वहाँ की इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हो। ठीक है। मेमोरी यूनिट जैसे मैंने अभी कहा कि सीपीयू में ही एक कैटेगराइज किया गया है, एक सेगमेंट बनाया है जहाँ पे आपकी मेमोरीज होती है, रैम और रोम, जिसमें आप अपना प्रोग्राम स्टोर करा सकते हो। कोई भी थोड़ी सी चेंजेस अगर आनी है तो वो उसमें चेंज करके उसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो मेमोरी यूनिट्स का अगर हम देखेंगे तो रैम और रोम, सिंपली अगर हम फर्दर ना जाके जैसे रैम, रोम, ई रोम, ई पी रोम, डिफरेंट उसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। पर अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का देखेंगे कि रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दिस मेमोरी कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू। रैम में आप वहाँ से डाटा ले भी सकते हो और उसमें फीड भी कर सकते हो। तो रोम में क्या है, दिस कैन बी ओनली रीड ओनली, वहाँ से आप सिर्फ ले सकते हो, आप उसमें यहाँ से राइट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रीड करने की परमिशन है, उस पर कुछ फर्दर राइट करने की परमिशन नहीं है। स्टोरिंग ऑल यूजर्स प्रोग्राम, स्टोरिंग ऑल सिस्टम्स प्रोग्राम, जो भी हम यूज़र, जो जैसे मैं यूज़र हूँ, मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं जो स्टोर करना हो तो वो स्टोरेज जो जा रही है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगी। पर जो सिस्टम के आपके प्रोग्राम्स होते हैं जैसे वहीं से इंस्टॉल्ड होते हैं, अगर आप उसको फॉर्मेट भी करते हो पर वो प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं, वो सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं, तो वो सारे प्रोग्राम आपके रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। मींस एट द टाइम आप अगर अनवांटेड स्विच डाउन भी हो गया हो या कुछ भी आ गया हो, आपका फॉर्मेट पढ़ना पड़े, आपका सिस्टम को पूरे फॉर्मेट करना पड़े, तो पर जो आपने रीड ओनली मेमोरी में डाटा स्टोर कर रखा है वो उसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं, वो वहीं का वही रहेगा। हाँ, आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपने जो स्टोर करके रखा था, मैंने कोई चेंजेस लाई है प्रोग्राम में या कुछ, अब यूज़र को मैं कोई प्रोग्राम बना के फिर स्टोर कर रहा हूँ तो वो सारा उसमें डिलीट हो सकता है। ठीक है। तो वही एक तीसरा डिफरेंस है इसमें कि एंटायर कंटेंट विल बी लॉस्ट इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। उसमें क्या होगा, मेमोरी कंटेंट रिमेन्स वेल द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर स्विच ऑफ भी करोगे फिर भी वो उसमें ही रहेगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है।
पीएलसी का अगर अब मैं ऑपरेशन देखूं कि ये ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, ठीक है, तो ऑपरेशंस पे जाने से पहले मैं अगर अगर आपको इसका एक साइकिल पे समझा दूं तो ज़्यादा इजी रहेगा। आप ये जो मैंने इसमें थ्योरी लिखी है ये आप अपने ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इस पे लिखा हुआ है, पर हम इस साइकिल से आपको पूरा क्लियर करवाएंगे कि इस किस तरह से ऑपरेट करता है, ठीक है। फेज़ 1 में क्या करेगा, रीड इनपुट स्कैन। सबसे पहले जब आएगा फेज इसका, इसमें 4 फेजेस में मैंने ये साइकिल क्लासिफाई किया गया है। तो ये पहले फेज में क्या करेगा, आपका जो इनपुट है, आप इस पे इनपुट क्या दे रहे हो उसको स्कैन करेगा कि आपका जो इनपुट हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले जो आप इनपुट मॉड्यूल पे आपका इनपुट आ रहा है वो किस टाइप का है, एनालॉग है, डिजिटल है, किस टाइप का इनपुट है, उसको लेके उसको समझेगा, ठीक है। फिर जैसे ही वो इनपुट लेके क्या करेगा, सेकंड फेज में जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। अब वो इनपुट दे के सीधा प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाके अभी हमने देखो एक सिस्टम है, मैंने एक सिस्टम को कंट्रोल करवाना है, तो उसके हिसाब से मैंने उसकी वायरिंग डायग्राम को देख के, उसके इक्विपमेंट्स को देख के मैंने प्रोग्राम पहले से बनाया है और वो प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू मैंने उस प्रोसेसर में इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या आ रहा है कि आपका एक सिग्नल आ गया, फिर इनपुट आ गया, तो इनपुट को स्कैन करके क्या वो ठीक है, इनपुट जो आप दे रहे हो क्या वो रीडेबल है, वो उसने रीड कर लिया है, तो वो जैसे ही वो रीड करके वो सेकंड वो क्या करेगा, उस प्रोसेसर को वो इनपुट दे देगा। अब प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसर वो क्या करेगा, उस इनपुट को रिगार्डिंग टू यूर जो आपने प्रोग्राम दिया है उसके हिसाब से डाल के उसमें वो एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। अब उसमें इनपुट आ रहा है, पहले तो एक स्ट्रक्चर था सिर्फ में, अभी उसमें इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं था, अब उसको इनपुट आ गया तो वो पूरा उसमें चलेगा, उस प्रोग्राम में वो रन करवाएगा। अब उसको और उसके इनपुट के हिसाब में जो मैंने उसको लॉजिक दिया है उसके हिसाब से वो उसका प्रोसेस करके आउटपुट कुछ ना कुछ उसका निचोड़ निकाल के एक आउटपुट तैयार करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, थर्ड फेज में मेरे को क्या बता रहा है, डायग्नोस्टिक या कमांड डायग्नोज किया गया है, पूरा किया गया कि हाँ इसका इनपुट था, ये प्रोग्राम में डाल के अब इसका मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब वो निकाल के हम फिर आउटपुट जो आपका फोर्थ फेज में आएगा, आउटपुट मॉड्यूल उसको वो दे देता है, जो वहाँ से उसने निचोड़ निकाल के आउटपुट को दे देगा। आउटपुट क्या करता है, वो हमें वो डिस्प्ले कराता है। आउटपुट का काम क्या होता है कि आपको डिस्प्ले कराना कि आपका जो डिज़ायर आउटपुट हमें मिल गया है, वो नतीजा जो आ गया है प्रोसेस से, प्रोसेसिंग करके जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है उसको आपको वो डिस्प्ले कराता है। वो डिस्प्ले आपको किस तरह से कराएगा, आप तो स्क्रीन पे करा सकता है, या कोई ऐसे आपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जैसे कोई बजर लगाया है, अलार्म लगाई है, बल्ब लगाए हैं जो ग्लो होंगे, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट पे वो ग्लो हो जाएंगे, तो इस तरह से मुझे वो डिस्प्ले हो जाता है और मैं वो समझ पाता हूँ कि हाँ मेरा आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट आया है या इसमें कुछ फॉल्ट है। अगर तो फॉल्ट है तो क्या करेगा, वापस वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में मैं कुछ वो चेंज करूंगा उसके प्रोग्राम के हिसाब से, फिर मैं उसमें कुछ चेंजेस ले आऊँगा, उसके प्रोग्राम में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ करूंगा या कुछ फर्दर जो भी चेंजेस लानी हो वो आपका प्रोग्रामर चेंज उसमें लाके फिर से उसको रन करवाएगा, फिर से इसी साइकिल में रन करवाएगा। और जैसे अगर फेज़ 4 में आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है तो वो वापस फेज़ 1 में चला जाके फिर से वही स्कैन करेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आपको ना मिले। तो इस तरह से ये काम करता है, आपका पीएलसी इस तरह से काम करता है। पीएलसी ऑपरेशन में फेज़ 1 इनपुट स्टेटस स्कैन में क्या करेगा, पीएलसी कैन स्कैन साइकिल बिगन्स विद सीपीयू रीडिंग द स्टेटस ऑफ इट्स इनपुट। जैसे मैंने कहा फेज 2 में क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द स्टेटस ऑफ द इनपुट, ठीक है। फेज 3 में क्या करेगा, कम्युनिकेशन टास्क, वंस द प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड द सीपीयू परफॉर्म्स कम्युनिकेशन टास्क। फेज 4 में क्या करेगा, आउटपुट स्टेटस स्कैन दिखाएगा, an output status scan is performed where the stored output values are sent to actuator and other फील्ड आउटपुट डिवाइसेस दिस साइकिल्स एंड अपडेटिंग द आउटपुट्स, ठीक है। इस तरह से मुझे आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जो तो ठीक है वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो वापस
फेज़ 1 की तरफ चला जाएगा, जब तक कि मुझे वो डिज़ायर्ड आउटपुट ना मिले, जब तक कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में ना चले, तब तक भी ये साइकिल चलता जाएगा। तो इस तरह से आपका पीएलसी ऑपरेट करता है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीएलसी, अब इसकी क्या फ़ायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है शॉर्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। ठीक है। अगर भी कोई प्रोजेक्ट है तो देखो, वायरिंग करने से तो ज़्यादा टाइम, में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पूरे सिस्टम को, अगर एक आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसका पूरा कंट्रोल मैनर में चलाना, उसमें वो डिवाइसेस लगाने, उसकी उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना, फिर उनके हिसाब से वायरिंग करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, और उसकी उसकी वजह से आपका वो पूरा सिस्टम कंट्रोल में हो जाएगा। तो मीन्स टाइम कंज्यूमिंग नहीं है उतना। ठीक है। तो शॉर्टर प्रोजेक्शन के लिए इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम कह सकते हैं हम, इसमें बहुत कम टाइम लेता है ये। ईजियर मॉडिफिकेशन, ईजी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। क्यों? कि अगर कुछ डिजायर्ड आउटपुट नहीं है तो मुझे क्या करना है, प्रोग्राम में ही तो मॉडिफिकेशन करनी है, रदर देन गोइंग फॉर रिवायरिंग सिस्टम। तो ये इजी है कि अगर हाँ इसमें थोड़ा कोई गड़बड़ हो रहा है आपके आउटपुट में, तो आप प्रोग्राम में, आपका जो प्रोग्रामर है वो उसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर इंटरफेस कराएगा प्रोसेसर के साथ, और मे बी आपका प्रोग्राम जो है वो आपको डिजायर्ड आउटपुट दे दे। ठीक है। थर्ड, प्रोजेक्ट कास्ट कैन बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। ठीक है। शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड, बिल्कुल। डिज़ाइन इजीली चेंज यूजिंग सॉफ्टवेयर, इजीली से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ही हमने प्रोग्राम ही चेंज करना है तो इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशंस, अगर आप इसमें देखो, इसका क्या है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी एडवांटेज है। अगर आप सिस्टम में कल को कोई नई मशीन इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उस सिस्टम का कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव बनाने के लिए आप कई सारी मशीन्स नई से ऐड करते हो, तो आपको क्या करना है, वो चेंजेस आपने सॉफ्टवेयर में, विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आपने उस प्रोग्राम में चेंजेस लानी है, और आप वो पूरा सिस्टम फिर से कंट्रोल मैनर में ला सकते हो, रादर देन गोइंग फॉर रिवायरिंग। आपने फिर से वायर करना है, नए से इंस्टॉल कराना है। तो ठीक है। तो इसमें ये एक बड़ी क्या कहते हैं, सहूलियत मिलती है आपको कि आप इजीली से आपके सिस्टम को एक्सपेंड करा सकते हो। आपको उसको अगर एक्सपेंड करा भी रहे हो तो आपके कंट्रोलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू हैव जस्ट टू चेंज द प्रोग्राम एंड योर सिस्टम विल रन स्मूथली। ठीक है। इजी मेंटेनेंस है, हाई रिलायबिलिटी है, आप इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉल्ट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंट्रोलर हार्डवेयर। ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पीएलसी की। अगर मैं ये देखो, इस स्लाइड्स में आपको कई सारे, अगर जब आप प्रोग्राम करते हो, जब आप प्रोग्रामिंग पे आते हैं, तो प्रोग्रामिंग जो इसमें यूज होती है वो होती है लैडर लॉजिक। लैडर मीन्स सीढ़ी। अब जो आप इसमें लॉजिक यूज बना रहे हो ना, तो वो कुछ इस तरह शेप की बनती है कि वो एक सीढ़ी की शेप की बनती है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये कुछ सीढ़ी सी बन रही है, जिसमें आपके ये जो है, ये पोड़िया सी, इसमें ये आपका लेफ्ट साइड में आ गया इनपुट मॉड्यूल, और राइट साइड पे आ गया आउटपुट मॉड्यूल, और जिस पे आप ये जो डंडियाँ सी हैं, जिस पे आपने ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स दिखाए हैं, इनको कहते हैं रंग। ठीक है। तो कई सारे जितने भी मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इनपुट मॉड्यूल्स पे इसी रंग पे ही दे देते हैं, और जो जो आपको सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे नॉर्मली ओपन बटन, नॉर्मली पुश बटन, नॉर्मली क्लोज बटन, तो वो सारे इसमें क्या कहते हैं, जो जो सिंबल्स यूज़ होते हैं जनरली फॉर डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम, तो वो मैंने इसमें दिखाया है। अगर नॉर्मली ओपन होगा तो वो किस तरह से होगा, नॉर्मली पुश बटन नॉर्मली क्लोज्ड होगा तो वो किस तरह से क्लोज होगा, नॉर्मली ओपन स्विच होगा तो क्या होगा, क्लोज स्विच होगा तो किस तरह से होगा, ओपन कंटेक्ट होगा तो कैसे होगा, किस तरह से आप दिखा सकते हो, तो नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट होगा तो किस तरह से दिखा सकते हैं। देखो, ये सिंबल्स आपको बिफोर गोइंग टू द प्रोग्रामिंग, आपने ये सिंबल्स सीखने हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस सीखनी है, आपने इंस्ट्रक्शंस सीखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीखनी है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक सीखने हैं।
तभी जाके आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। और वो सारे प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, देखो जैसे अभी मैंने कहा इसमें लैडर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। लैडर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब भी आप जो प्रोग्राम बनाते हो पूरा वो सीढ़ी की शक्ल का बनता है, जिसमें इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट साइड होती है, आउटपुट साइड होती है, एक पोड़ियाँ सी होती हैं जिसमें आप जिस पे आप इनपुट आउटपुट सिग्नल जो है आपके इंस्टॉल करते हो। तो वो सारा एक शक्ल का अगर हम देखेंगे तो वो सीढ़ी टाइप का बनता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा लेडर। लेडर प्रोग्राम या लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं तो उनका सबका सिंबल आपको आना चाहिए कि वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो इन प्रोग्राम में, आप किस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का लॉजिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका किस तरह से सिंबल होता है, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के लिए आप ये कुछ सिंबल्स हैं इनको याद रखें कि ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक ज़ीरो के बता दूं मैं, देखो यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल, अगर यहाँ पे पीएलसी लगी हुई है, ठीक है। ऑफ के लिए देखो आपका पुश बटन हटा दिया है तो ये ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मींस ऑफ है तो ज़ीरो, ऑन है तो वन, लॉजिक वन है। वन मींस अगर ये क्लोज है, नॉर्मली ओपन ऊपर वाले में था, नॉर्मली क्लोज नीचे वाले में था, ठीक है। तो ओपन की वजह से अगर आप कर रहे हो तो मींस शट डाउन, शट डाउन कर रहे हो तो आपका आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा। क्लोज कर रहे हो तो मींस सर्किट चल रहा है, सर्किट कंप्लीट हो गया है, आपका काम करना स्टार्ट हो गया है, तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, दैट मीन्स वन। तो इसी तरह का आपने लॉजिक यूज़ करना है। ये सिंपल एक लॉजिक बताने के लिए था कि आप किस तरह से लॉजिक यूज़ करते हो। और ये ज़ीरो और वन आपने देखा होगा, जब भी हम लॉजिकल गेट्स करते थे तो हमारा आउटपुट ऐसा ही होता था। इनपुट अगर ज़ीरो है तो आउटपुट किस तरह से होगा, और इनपुट वन है तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। जैसे हम अगर आप बात करें क्या कहते हैं, सिंपल एक एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड में क्या होता था कि दोनों जब तक आपके इनपुट्स दो इनपुट्स और एक आउटपुट इसमें गेट में है, ठीक है। अगर आप जब तक आपके दोनों इनपुट्स ट्रू ना हो तो आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। अगर आपके दोनों इनपुट्स ट्रू हैं मींस वन वन है तो आउटपुट भी वन आएगा। अगर एक इनपुट भी फॉल्स है और एक इनपुट ट्रू है या वाइस वर्सा तो आपका आउटपुट ज़ीरो ही रहेगा। मींस इस तरह के लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि डिफरेंट लॉजिक्स डिफरेंट सिचुएशन पे कौन कौन से लॉजिक्स हैं, आपके पास कई सारे चॉइसेस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो और उसी के हिसाब से आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एंड ऑपरेटर हो गया, और का आप अलग से है, ठीक है। और ऑपरेटर किस तरह से आएगा, ठीक है। एक भी इनपुट ठीक हो गया तो आपका आ जाएगा, आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। जैसे नॉट है, ज़ीरो है तो वन आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा। मीन्स कन्वर्ट करता है ना इसको, ज़ीरो टू वन और वन टू ज़ीरो। तो इस तरह के कुछ क्या कहते हैं लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा, देखो ये इनपुट साइड्स हैं जहां आपने नॉर्मली क्लोज है ना, नॉर्मली क्लोज सिग्नल्स लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो सी है दैट मीन्स आपका आउटपुट सेक्शन है। तो ए आपका इनपुट सेक्शन हो गया, सी आपका आउटपुट सेक्शन हो गया। और जिस पे आप ये लिख रहे हो है ना, ये डंडी पे जिस पे आपने ये ए सी लिखा हुआ है इस लाइन पे, इसको आप कहते हो रंग। तो एक प्रोग्राम में कई सारे रंग आ सकते हैं, रंग की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें अनलिमिटेड रंग आ सकते हैं। पर आपकी नीड के लिए आपका प्रोग्राम जितना कॉम्पैक्ट हो, जितना इजी अंडरस्टैंडेबल हो, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग यूर प्रोग्राम, रिगार्डिंग यूर पीएलसी। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि सिग्नल मिल रहा है तो आप पीएलसी से किस तरह से आप उसको कंट्रोल करा सकते हो। एक लैंप है, ठीक है, यही आउटपुट, ये मैं अब बात कर रहा था आउटपुट की। पीएलसी जो आपका प्रोसेस होके अब आपको आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट पे आप जैसे मैंने कहा था बल्ब लगा सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, किसी तरह का कोई भी सिग्नल लगा सकते हो जिससे आपको पता चले कि आपका आउटपुट आ गया है और वो आउटपुट आपका सही है गलत है, ठीक है। तो वो आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए जैसे कि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो ये सेशन था आपका रिगार्डिंग पीएलसी क्या होती है,
किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, लॉजिक्स ढूंढे जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम देखा हमने, इसके मेमोरी सेगमेंट देखा हमने इसका। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। आपने देखा इसमें टाइमिंग्स इंस्ट्रक्शन, कोडिंग इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, है ना, कई सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, हम वो कवर करेंगे। थैंक यू।